तो बच्चों, अभी तक की क्लास में हमने देखा कि टेलर का लाइफ स्पेक्ट्रम कैसा रहा, उनकी जर्नी कैसी रही, उनके एक्सपेरिमेंट्स कैसे रहे। और हमने लास्ट क्लास में साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग और उसकी कुछ मान्यताएं देख ली थी कि टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंधवाद को लेकर क्या बातें कही और वो किन मान्यताओं को आधार मानकर इस पूरे सिद्धांत को बता रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंधवाद के कुछ फीचर्स या विशेषताएं या उनके बताए हुए प्रिंसिपल्स। और साथ ही साथ हम आज उनका एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत जो हम कहें कि स्पेशलाइजेशन की बात करता है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप जिसे कहा जाता है, उसे देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि टेलर के ये सभी सिद्धांत कितनी उपयोगिता रखते हैं और उनकी क्या आलोचना रही। ठीक है, तो कल की स्लाइड्स ये थी, उनका लाइफ स्पेक्ट्रम हमने देखा, हमने उनकी फेमस जो बुक्स रही, उनके जो फेमस राइटिंग्स रही, उनके आर्टिकल्स रहे, उसको देखा। और मैंने आपसे कहा था कि शॉप मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अपीस रेड सिस्टम, ये 3 ऐसे नाम हैं उनकी बुक के जो बहुत ही बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। देन हमने सोल्जरिंग को देखा, सोल्जरिंग फिनोमिना, या ये शब्द इतना फेमस है और इतनी बार सभी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया था, आप चाहें तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने बात की थी सिस्टमैटिक सोल्जरिंग की, हमने समझा था कि कैसे सिस्टमैटिक सोल्जरिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, ऐसा टेलर ने बताया। देन हमने उनके एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए ये देखा कि टेलर ने किन 3 प्रॉब्लम्स को अपने एक्सपीरियंसेस से महसूस किया और इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो आ गए साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंधवाद के सिद्धांत की ओर। वैज्ञानिक प्रबंधवाद का सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपीस रेट सिस्टम नाम की उनके आर्टिकल में सबसे पहली बार उन्होंने इसकी जिक्र किया। और साथ ही साथ आपको हमने ये भी देख लिया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक तरह की मानसिक क्रांति है, ऐसा टेलर कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये पूरी तरह से एक न्यू आउटलुक माना जाएगा मैनेजर और वर्कर्स दोनों के लिए। साथ ही साथ यहाँ हमने डेफिनेशन भी देख ली थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट एनालाइज एंड सिंथेसाइज वर्क फ्लोज, एक ऐसा सिद्धांत जो कार्य प्रवाहों का विश्लेषण और संश्लेषण करता है। ये डेफिनेशन सिर्फ बताने के लिए है, अदरवाइज टेलर ने जो कहा वो मैंने ऊपर उसको कोटेशन दे दिया था उनका। फिर हमने देखा कि 3 मान्यताओं को आधार मानकर टेलर इस सिद्धांत को समझा रहे थे। वो कह रहे हैं कि एवरी वर्कर इज अ मोटिवेटेड बाय मनी फैक्टर। देन उन्होंने कहा वर्क इज इम्पॉर्टेंट एंड गुड वर्कर आर नॉट स्टार्ट वर्क, ही एक्सेप्ट्स ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट। एंड लास्ट में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। यानी कि अगर मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बताऊं तो वो कह रहे थे उनके जो 3 आधार थे, 3 मान्यताएं जो थी, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं थ्रू फॉल्स या हम कहें कि सही गलत वाले क्वेश्चन में, या हम कहें कि उनके जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें तो पूछा जाता है। तो वो 3 मान्यताएं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं वो मनी से या धन से मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित किया जा सकता है उनको। कार्य वर्कर्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कार्य जो कार्य करने वाला है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अच्छा कार्य करने वाला वो होता है जो अपने मैनेजर के ऑर्डर को फॉलो करता है, ना कि कार्य करता है। और लास्ट जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद है उसके जरिए किसी भी संगठन के फंक्शनिंग को, कार्यप्रणाली को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, यानी कि समस्याओं के निवारण को और अच्छे से किया जा सकता है। तो ये अभी तक की क्लास में हमने सीखा था। आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधवाद के सिद्धांत। टेलर ने सबसे पहला जो सिद्धांत बताया वो है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। हिंदी में हम कहेंगे विज्ञान का प्रयोग, ना कि अंगूठा नियम। अंगूठा नियम को आप लिख सकते हैं
काम चलाऊ तरीका हिंदी में। यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि जैसा कि आपको मैंने बताया था जब हम सोल्जरिंग में समझ रहे थे, एक ढर्रा बन जाता है, एक प्रोसेस सेट हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में, वर्क प्रोसेस, वर्क कल्चर सेट हो जाता है और फिर उसी को सब फॉलो करे जाते हैं। रूल ऑफ थंब को मैं आपको ऐसे भी समझा सकती हूँ, जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखा कि मेरा वचन ही है शासन। तो रूल ऑफ थंब यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का मैनेजमेंट जहाँ वो जो कह देता है वही सही मान लिया जाता है विदाउट एनी लॉजिक, या वर्कर्स जैसा भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसी को सही मान लिया जाता है विदाउट एनी लॉजिक। बिना चेक करे वो चलता रहता है वो तरीका, रूल ऑफ थंब। तो ये जो बाहुबली में उन्होंने कहा कि मेरा वचन ही है शासन, जरूरी नहीं है कि 100% इस तरह के डिसीजंस, इस तरह का वर्क कल्चर सही हो। कई बार कुछ डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन या उस फैक्ट्री के लिए, वहाँ काम कर रहे लोगों के लिए, मैनेजर के लिए वो डिसीजंस कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट को रोकते हैं और डेवलपमेंट की प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, इनपुट्स को कम, आउटपुट्स को कम कर देते हैं, प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही थी जब टेलर ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा, तो उन्होंने कहा कि इन सब को भूल कर लॉजिक के साथ, साइंस के साथ काम किया जाए, देखा जाए कि वर्कर्स कैसे ईजीली अपना जो प्रोसेस है उसको पूरा कर सकते हैं, ईजीएस्ट वे अपनाया जाए और उन्हें उसका पूरा पेमेंट भी मिले। यानी कि हर चीज़ के लिए साइंस का उपयोग किया जाए। वो वर्क स्टडी की बात करते हैं, वो मोशन स्टडी की बात करते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि एक वर्कर एक दिन में कितना कार्य कर लेता है और उसका जो फेयर डेज वर्क और फेयर डे पेमेंट की बात करी है उन्होंने, जैसे कि हम टाइम स्टडी कह सकते हैं। तो ये जो बातें सारी की सारी टेलर ने समझाई अपने इस सिद्धांत में, वो पूरा का पूरा जो फोकस है वो साइंस पर कर रहे थे। उनका मानना था कि साइंस को सारे की सारे प्रोसेस में, वर्क कल्चर में, वर्कर्स के काम में, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में, उनकी वर्क स्पीड में, उनके यहाँ तक कि उनके जो काम करने के तरीके हैं, यानी कि उन्हें जो पोस्ट दी जा रही है उनकी पोस्ट भी उसी तरह से डिवाइड की जाए, उन्हें वही काम दिया जाए और काम करने का कोई सर्वोत्तम तरीका ढूंढा जाए, जिससे कि वो जो ढर्रा है, वो जो सोल्जरिंग है, वो जो सिस्टमैटिक सोल्जरिंग है, वो कम हो जाए। तो साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ठीक है। नेक्स्ट, टेलर ने कहा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसको आप मैंने इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है आपकी समझने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हिंदी में हम इसको कहेंगे समरसता, शांति, ना कि संघर्ष या मनमुटाव। टेलर कह रहे थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सामंजस्यता या समरसता या आपसी सहयोगिता बनी रहनी चाहिए। जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रॉब्लम फेस की कि कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स या ऐसे मनमुटाव नहीं होने चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए वो अच्छे नहीं माने जाते। जब मनमुटाव होंगे तो फिर एक साथ मिलकर काम नहीं होगा, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संस्था का अगर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ लोगों को मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के डेवलपमेंट के साथ। उसमें वर्कर्स का भी डेवलपमेंट है, वहाँ मैनेजर का भी डेवलपमेंट है और ओवरऑल उस संस्था का भी डेवलपमेंट है। तो जो रिलेशनशिप है वर्कर्स और मैनेजर के बीच में या मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स या मनमुटाव नहीं होने चाहिए, तभी डेवलपमेंट फुलफिल हो पाएगा। नेक्स्ट, मेंटल रिवॉल्यूशन। वही मानसिक क्रांति की बात उन्होंने की है। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट्स। दोनों में मैनेजमेंट भी अपनी जो ट्रेंड्स हैं, जो अपना मैनेजमेंट करने का तरीका है उसको बदले, और वर्कर्स भी वर्क कल्चर को चेंज करें, अपनी सोल्जरिंग जो है सिस्टमैटिक सोल्जरिंग उसको ख़त्म करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेंटल रिवॉल्यूशन से आएंगी, मानसिक क्रांति से आएंगी, ऐसा टेलर कह रहे थे। देन
उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये वही बात है कि जब हार्मोनी होगी, जब एक दूसरे से रिलेशन अच्छे होंगे तो आप कोऑपरेशन से काम करेंगे, आप सहयोग से काम करेंगे और व्यक्तिवाद नहीं होगा। सहयोग न कि व्यक्तिवाद, हिंदी में ऐसा लिखेंगे हम। तो सहयोग से काम होगा तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, तभी समस्याओं का समाधान आसानी से होगा। इंडिविजुअलिज्म रहेगा, अगर व्यक्तिवाद रहेगा तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। और नेक्स्ट, मैक्सिमम आउटपुट। टेलर कह रहे थे कि अगर ये सारी चीज़ें फॉलो हो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम आउटपुट आएगा, और वो जो मैक्सिमम आउटपुट रहेगा वो इनडायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा करेगा ही करेगा, लेकिन वहाँ के वर्कर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के मेन प्रिंसिपल्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ये, जो कहीं ना कहीं हमें जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उससे बाहर निकल के साइंटिफिक मैनेजमेंट की ओर जाने की बात जो टेलर ने कही उसकी ओर ले जा रहे थे। यहाँ से आप इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको भी समझ सकते हैं। देखिए, डिफरेंसेस भी यही निकल आते हैं। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन आ जाए डिस्क्रिप्टिव में, जैसा कि BA MA के जो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बच्चों, यहीं से आप उसके डिफरेंसेस भी लिख सकते हो। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। आप कहेंगे कि जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उसमें रूल ऑफ थंब रहता है, लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वहाँ साइंस रहता है, साइंटिफिक बेस पर काम होता है। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है वहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती, लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है यहाँ प्लानिंग के साथ काम होता है। जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है वहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, आपस में बात नहीं करते थे, आपस में हार्मोनी नहीं होती थी। और यहाँ क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपसी सहयोग होता है, हार्मोनी होती है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में वो एक डर का माहौल रहता था, और डर के माहौल के कारण भी कई बार सिस्टमैटिक सोल्जरिंग बनी हुई रहती थी। लेकिन अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, मेंटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो डर का माहौल ख़त्म हो जाता है और सभी मिलजुल कर काम करते हैं। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में कोऑपरेशन नहीं था, इंडिविजुअलिज्म था, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होगा, कोऑपरेशन से काम होगा, एक दूसरे की डेवलपमेंट के साथ काम करेंगे। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में आउटपुट जो था वो बहुत ही कम होता था, बिकॉज सोल्जरिंग हुआ करती थी वहाँ, रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। लेकिन जब साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो होगा तो जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया उसका डिफरेंस हम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, इस प्रिंसिपल्स भी अगर आपको याद हो जाते हैं तो। नेक्स्ट, फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप टेलर का वो सिद्धांत जो आदेश की एकता सिद्धांत का को फॉलो करता है। आदेश की एकता आपको पता है, यूनिटी ऑफ कमांड। जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक प्रकार के आदेश एक ही व्यक्ति से मिले, ऐसा ना हो कि आपको एक ही व्यक्ति कई प्रकार के आदेश दे रहा है। हाँ, और ये जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है ये कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन या एक विशेष प्रकार की हायरार्की हमें दिखाती है, जो टेलर बताने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सुपरविज़न हो वो डिवाइड हो। कैसे, देखिए, ये पैराग्राफ मैंने आपके लिए ऐड किया है, जो स्टूडेंट अगर थोड़ा सा कंफ्यूज है। अ फॉरमैन रेफर्स टू अ पर्सन हु इज़ इंचार्ज ऑफ द ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स। फॉरमैन कौन है, इंचार्ज। किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर्स का इंचार्ज होता है ना, वो फॉरमैन है। टेलर ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाइड फ्यू क्वालिटीज सच इज इंटेलिजेंस, टैक्ट, जजमेंट, इट्स। टेलर जो थे वो ये कह रहे थे कि जो फॉरमैन होता है उसमें कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो बुद्धिमान होना चाहिए, वो अच्छे से न्याय करने वाला होना चाहिए। ही फाउंड दैट नो सिंगल पर्सन कैन हैव ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़। उन्होंने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति सारी क्वालिटीज़ नहीं रख सकता। Thus, he suggests that instead of a single person, there should be 8 persons through which the functions for a foreman should be accomplished. वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति में क्योंकि क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, तो यहाँ में 8 persons, 8 सुपरवाइजर वो बता रहे हैं। These techniques were given the name functional foremanship. According to this, the planning and the production functions should be separated. एक तो उन्होंने 8 सुपरवाइजर्स बताए हैं, और फंक्शनल फॉरमैनशिप जो है वो 2 तरह से डिवाइड की है उन्होंने। एक प्लानिंग
सुपरविज़न चलेगा, एक तरह का पूरा सेक्शन जो होगा वो प्लानिंग का होगा और एक प्रोडक्शन का होगा। ठीक है, क्या बताया है देख लेते हैं। ये फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर सबसे हायर अथॉरिटी, देन वो दो तरह के उनके सबॉर्डिनेट बता रहे हैं, एक प्लानिंग ऑफिसर हो गया, एक प्रोडक्शन ऑफिसर हो गया। जो प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर है वो दो फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में काम करेंगे, ये हायरार्की है ना बच्चों। देन प्लानिंग ऑफिसर के अंडर में, यानी कि प्लानिंग ऑफिसर के निचले स्तर पर जो हायरार्की होगी, जो सुपरवाइजर्स होंगे, जो या जिनको नाम दिया है क्लर्क होंगे, वो कौन कौन से होंगे? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनियर। देन प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर के जो हायरार्की रहेगी वहाँ कौन कौन होगा? स्पीड बॉक्स, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और लास्ट में आ जाएंगे सारे के सारे वर्कर्स। अब ये लोग कैसे काम करेंगे? ये जो हम कहें कि जो स्पीड बॉस है वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि जो वर्कर्स हैं वो उसी स्पीड से काम कर रहे हैं कि नहीं। गैंग बॉस है वो देखेगा कि जो गैंग बना दिए जाएंगे, गुट बना दिए जाएंगे, या आप कहें कि टीम, जिसको हमारी भाषा में हम टीम बोल सकते हैं। जो टीम का बॉस होगा, गैंग का बॉस होगा, वो देखेगा कि मेरे अंडर में जो वर्कर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस क्या करेगा? जो मशीनें हैं उनको सही से हैं कि नहीं, उनका चेक करना, उनकी टूट फूट ठीक करना। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या करेगा? जो प्रोडक्शन है या जो जितना भी माल बन रहा है, जो सेल होने जा रहा है, उसको चेक करना। देन इंस्ट्रक्शन करने वाला क्या करेगा? वो जितने भी कार्ड वगैरह हैं, क्योंकि कार्ड लिखा है ना, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, वो कार्ड प्रिपेयर करेगा कि जितने भी कार्ड होते हैं या जो ऑफिशियल वर्क होता है उसको पूरा करेगा। जो रूट क्लर्क है वो ये देखेगा कि किस तरह से काम होना है, उसका रूटीन क्या रहेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम को भी देखेगा कि एक व्यक्ति कितने वक्त में कितना काम करेगा और कॉस्ट क्या रहेगी, किसी भी माल को बनने में हमारा कॉस्ट क्या रहेगा। डिसिप्लिनरी सिर्फ अनुशासन को देखेगा, डिसिप्लिन को देखेगा कि डिसिप्लिन है या नहीं, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे, कोई विवाद तो नहीं हो रहे छोटे मोटे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि 4 और 4 ये कितने हो गए? 8 सुपरवाइजर काम करेंगे प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर में। ये हायरार्की उन्होंने दी, इसको एज इट इज़ आपको याद करना है जो हटेलर ने बताया। ये एक नई हायरार्की वो देकर गए थे जिसे नाम दिया फंक्शनल फॉरमैनशिप का। ठीक है, उनके कुछ 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनकी थ्योरीज जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि मैनेजर तक है ना छोटी मोटी चीज़ें नहीं जाना चाहिए, मैनेजर तक सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक जाना चाहिए जिस पर मैनेजर को डिसीजन लेना है। अदरवाइज जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि किसी डायरेक्टर का या मैनेजर का आधा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फैक्ट्री की, वो उसको सॉल्व करने में ही लग जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि डिसिप्लिन बनाए रखना, तो जो डिसिप्लिन वाला जो सुपरवाइज़र है वो डिसिप्लिन का काम करेगा। अब ये काम मैनेजर का नहीं है। अगर मैनेजर ये सब काम करने लग जाएगा तो फैक्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कैसे लेंगे। तो अपवाद का सिद्धांत कहता है कि अपवाद स्वरूप इंपॉर्टेंट मैटर ही सुपरवाइजर मैनेजर तक जाने चाहिए, और जो छोटे मोटे चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे से विवाद हैं या छोटी मोटी सी बातें हैं, वो सारी की सारी निचले स्तर पर ही जो सुपरवाइजर हैं उन्हीं को सॉल्व कर लेनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट managers should not be burdened with routine jobs. They should only be concerned with more important issues. ठीक है, अब जैसे कि हम आपको मैं कैसे समझा सकती हूँ, इसको कैसे याद रखना। घर में जैसे फादर होते हैं या जो सीनियर होते हैं, कई बार क्या होता है घर की छोटी छोटी सी चीज़ें भी उनसे डिस्कस की जाती हैं, जबकि वो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं हो सकता है आपकी मदर या आपके सिस्टर ब्रदर भी उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार उनके पास टाइम नहीं होता, वो बहुत बिजी होते हैं और तब भी उन्हें उन छोटी मोटी चीज़ों का जवाब या अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये उनके टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हायर होती हैं, उन्हें और कुछ करना होता है।
ऐसे ही फैक्ट्री मैनेजर को कई बार बहुत सारी हायर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे बजट बनाना या और बहुत सारी चीज़ें कि कहाँ से फंड आएगा, कैसे माल सप्लाई होगा, किस तरह से क्या करना है, कहाँ हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हायर अथॉरिटीज़ को करना होती हैं। अगर वो इन छोटी-मोटी चीज़ों को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आप इसको इतना ही याद रखना, अपवाद का मतलब है कि अपवाद स्वरूप कुछ ही मामले मैनेजर तक जाने चाहिए, सारे नहीं, ठीक है? एलिमेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी टेलर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार पूछा जाता रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। POCCC या PO3C, ऐसे इसको याद कर लेना। एलिमेंट्स यानी कि ये हम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोबारा से स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन टेलर, क्योंकि हम अभी स्टडी कर रहे हैं तो मैंने यहाँ इसको ऐड कर दिया। टेलर ने प्रशासन के कुछ तत्व बताए हैं, 5 तत्व हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। वो कह रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 तत्व होने ही चाहिए, किसी भी प्रशासन में। तो ये आप बस शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। PO3C, POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। आगे इसको डिटेल में हम देखेंगे जब हम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। लास्ट, उनकी ये सारे के सारे जो सिद्धांत रहे, उनके जो विचार रहे, उनके जो थ्योरीज रहीं, अब उसको अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी रहीं। और जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद था उसका एक स्वरूप सोवियत संघ में प्रचलित रहा। इसको क्या कहते हैं? स्थिखानुवाद या स्थिकनोविज्म इंग्लिश में। तो हिंदी में भी इसको स्थिखानुवाद बोलेंगे, स्थिखानुवाद। ये एक आइडियोलॉजी है जो इनका नाम भी स्थिखानुवाद था, जो इसको दे के गए, जो साइंटिफिक थे। 1935 में इन्होंने इस आइडियोलॉजी को दिया था। तो हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो टेलरिज्म है ना, टेलर का जो ये टेलरवाद है, जो इस सिद्धांत है, यही सोवियत संघ में इस नाम से जाने जाते रहे। आगे बढ़े वो विचार, उन्होंने बढ़ाया स्थिखानुवाद ने। और आज भी वहाँ जो श्रमिक, जो वर्कर हैं, जो सबसे अच्छा काम करते हैं, उन्हें जो पुरस्कार दिया जाता है रूसी भाषा में स्थिखानोवाइट कहलाता है वो। तो ये उनके टेलरिज्म के उनके जो सिद्धांत थे, टेलरवाद जो है, जो उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत है, वो इतना फेमस रहा। ऐसे ही एक और शब्द है फॉर्डिज्म, जिसे आजकल पोस्ट टेलरिज्म भी कहा जाता है, उत्तर टेलरवाद। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको सिर्फ वर्ड याद होना चाहिए। स्थिखानोविज्म टेलरवाद से टेलरवाद से प्रभावित होकर स्थिखानोवाद ने सोवियत संघ में इसको आगे बढ़ाया, इस विचारधारा को। ये एक आइडियोलॉजी है, सोवियत संघ की है ना, और टेलरवाद से रिलेटेड है। देन दूसरा शब्द आपको याद होना चाहिए फॉर्डिज्म, जिसको उत्तर टेलरवाद भी कहा जा सकता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बस इतनी नॉलेज बहुत है। लेनिन जो थे, वो रूसी नेता जो थे, वो बहुत ही इनके ना फेवरेबल रहे। तो क्या हुआ, अमेरिका में भी फोर्डिज्म आइडियोलॉजी फेमस हुई, टेलर से ही प्रभावित होकर। और लगभग सेम है। तो जो अमेरिका में एक ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड जो थी, उसके जनक हेनरी फोर्ड ने 1912 में इस शब्द को आगे बढ़ाया और वैज्ञानिक प्रबंध का कार्य आगे बढ़ाया। तो ये जो था, इसको नाम दिया गया फोर्डवाद, क्योंकि फोर्ड थे इसके जनक, और उन्होंने टेलर के जो विचार थे ना, उसी को आगे बढ़ाया। तो जब वो टेलर के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, तो इसको उत्तर टेलरवाद कहा गया। बस अंतर एक ही है कि जब ये फोर्डवाद या ये आइडियोलॉजी दे रहे थे, तो उन्होंने मशीन को प्रायोरिटी दी, और टेलर ने क्या करा था, वर्कर्स को प्रायोरिटी दे दी थी। मशीन को प्रायोरिटी दे दी, और इसको पोस्ट टेलरिज्म कहा जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में खुद भी नहीं पढ़ना है। बस ध्यान रखना, टेलरवाद से रिलेटेड हैं ये 2 शब्द, और ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। फॉर्डिज्म जो अमेरिका में फेमस हुआ, स्थिखानोविज्म जो सोवियत संघ में फेमस हुआ, और फॉर्डिज्म को पोस्ट टेलरिज्म कहा जाता है, उत्तर टेलरवाद। ठीक है, लास्ट कर रहे हैं हम इसको, क्लास को एंड कर रहे हैं हम इनकी आलोचना के साथ।
टेलर ने जो भी विचार दिए, बहुत सारे उनके विचारों को की आलोचना हुई। मैरी पार्कर फॉलेट हैं, एल्टन मेयो हैं, पीटर ड्रकर है, ये सब उनके आलोचक रहे। तो इनकी जो 2 आलोचनाएँ मैं यहाँ आपको एंड करने जा रही हूँ, और 2 आलोचनाएँ जो आपको याद रखना है, अगर आप बीए एमए के स्टूडेंट हैं तो आप आंसर जब लिखेंगे तो लास्ट में जब आलोचना लिखने जा रहे हैं, तो एल्टन मेयो का जो एक शब्द है वो बहुत फेमस होता है, भीड़ परिकल्पना। एल्टन मेयो ने कहा कि ये जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद है ना, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, ये रेबल हाइपोथेसिस है। मतलब सिर्फ एक झूठ है। रेबल हाइपोथेसिस नाम दिया। तो ये शब्द बहुत फेमस हुआ, रेबल हाइपोथेसिस, एल्टन मेयो का, और ये उन्होंने आलोचना करते हुए कहा था टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधवाद की। तो ये ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और एक है डैनियल नेल्सन। डैनियल नेल्सन, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग, डैनियल नेपल्स नहीं है, डैनियल नेल्सन। डैनियल नेल्सन ने टेलर को इंटेलिजेंट गोरिल्ला और वो कह रहे हैं टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद है ना, वो वर्कर को इंटेलिजेंट गोरिल्ला मानता है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि वर्कर जो होते हैं वो जानवर नहीं होते, वो ऐसा कुछ उनका रहा होगा। तो इंटेलिजेंट गोरिल्ला शब्द उनका बहुत फेमस हुआ, जिसमें वो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधवाद के वर्कर की तुलना इंटेलिजेंट गोरिल्ला से कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें आपके, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हैं एंड करने के लिए। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधवाद की आलोचना अगर आप लिखने जा रहे हैं तो आई थिंक कि उसके बाद भी पीटर ड्रकर उनकी आलोचनाएं करते हुए भी कह रहे थे कि टेलर के विचार आज भी हमारे अध्ययन के आधार हैं। तो ओवरऑल ये टेलरिज्म या टेलरवाद था, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और कार्यात्मक फॉर्मेनशिप थी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, वो भी इसमें कवर हो जाएं, सारे वर्ड आप याद कर लें, और साथ ही साथ जो बीए एमए या डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए स्टूडेंट हैं उन्हें भी एक पूरा मैटर मिल जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो पूरा का पूरा लेक्चर रहा, ये कैसा रहा, आज की क्लास कैसी रही, और अपने लाइक्स और कमेंट और शेयर के साथ मुझे बताएं ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।